मकर संक्रांति। ये शब्द सुनते ही जहन में क्या आता है? मेरे लिए तो आसमान में उड़ती वो रंग बिरंगी पतंगें, तिल और गुड़ की वो सौंधी सी मिठास, और हाँ, घर में बनती हुई गर्मा गर्म खिचड़ी। ये त्योहार सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक पूरा एहसास है। लेकिन हमारे एक श्रोता ने कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत भेजे हैं जो 2026 में आने वाली एक अनोखी स्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं। 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति और षटस्तिला एकादशी दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। तो आज हम इसी दिलचस्प उलझन पर थोड़ी पड़ताल करने वाले हैं। एक तरफ संक्रांति है, जिस दिन खिचड़ी खाना और दान करना पुण्य का काम माना जाता है। दूसरी तरफ एकादशी है, जिस दिन चावल खाना पूरी तरह से मना है। तो सवाल यह है कि करें तो करें क्या? हमारे पास जो स्रोत हैं वो न सिर्फ इस दुविधा का हल बताते हैं, बल्कि इन परंपराओं के पीछे छिपे गहरे ज्योतिषीय और सांस्कृतिक मतलब को भी खोलते हैं। चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो सबसे पहले इसी बड़ी दुविधा पर आते हैं। खिचड़ी खाएं या न खाएं, दान करें या फिर उपवास का नियम निभाएं। ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। और ये कोई मामूली बात नहीं है। ज्योतिष के नजरिए से देखें तो स्रोतों के अनुसार ये एक बहुत ही शक्तिशाली संयोग है। शक्तिशाली? जी, ये संयोग पूरे 23 साल बाद बन रहा है। पिछली बार ऐसा 2003 में हुआ था। ऐसे दुर्लभ योग के समय में किए गए व्रत, प्रार्थना या दान का फल वो कई गुना ज्यादा मिलता है। इसलिए नियमों को सही तरीके से समझना और भी जरूरी हो जाता है। तो फिर रास्ता क्या है? क्या हमारे स्रोत इस उलझन से निकलने का कोई साफ तरीका बताते हैं? बिल्कुल, और तरीका बहुत ही, आप कह सकती हैं, व्यवहारिक है। सिद्धांत ये है कि एकादशी का नियम सर्वोपरि माना जाएगा, क्योंकि वो उस दिन की मुख्य तिथि है। इसलिए 14 जनवरी 2026 को खिचड़ी या चावल से बनी कोई भी चीज खाने से बचना होगा। अच्छा, तो उस दिन खिचड़ी नहीं खानी है। पर संक्रांति का पर्व खिचड़ी के बना थोड़ा अधूरा सा लगता है। तो क्या संक्रांति की परंपरा पूरी करने का कोई और तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत बताते हैं कि आप संक्रांति की खिचड़ी एक दिन पहले, यानी 13 जनवरी को, हाँ, 13 जनवरी को दशमी तिथि पर या फिर एक दिन बाद 15 जनवरी को द्वादशी तिथि पर खा सकते हैं। इस तरह संक्रांति का मान भी रह जाएगा और एकादशी का व्रत भी खंडित नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छा समाधान है। तो फिर 14 जनवरी को क्या खाया जाए? उस दिन के लिए षट तिला एकादशी का अपना महत्व है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, षट तिला, 6 तरीकों से तिल का प्रयोग। बिल्कुल। तो 14 जनवरी को तिल से बनी चीजें जैसे तिल के लड्डू, चिक्की या बस भुने हुए तिल खाना बेहद शुभ माना गया है। इससे एकादशी का व्रत भी पूरा होगा और संक्रांति पर तिल खाने का पुण्य भी मिल जाएगा। और दान का क्या? अगर खिचड़ी खा नहीं सकते तो क्या उसका दान कर सकते हैं या उस पर भी रोक है? बहुत अच्छा सवाल है। नियम दान पर भी लागू होता है। 14 जनवरी को चावल या खिचड़ी का दान भी नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आप गुड़, तिल, गेहूं, बाजरा जैसी चीजों का दान कर सकते हैं। और सर्दियों का मौसम होता है तो गर्म कपड़ों और कंबल का दान तो हमेशा ही महापुण्य माना गया है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि हमारी परंपराएं इतनी लचीली हैं। वो पत्थर की लकीर नहीं है। ये दिखाता है कि नियमों के पीछे की भावना ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसने मुझे एक और सवाल पर सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिर मकर संक्रांति पर खिचड़ी इतनी जरूरी है ही क्यों? कुछ जगहों पर तो इसे खिचड़ी पर्व ही कहा जाता है। आखिर एक व्यंजन को इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया गया है? इसके पीछे की वजह इतिहास, पौराणिकता और ज्योतिष तीनों में बहुत गहरी है। स्रोतों में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी का जिक्र है जो नाथ योगियों और बाबा गोरखनाथ से जुड़ी है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। ये खिलजी के आक्रमण के समय की बात है ना? जी, उस दौर में जब खिलजी के सैनिक लगातार हमला कर रहे थे तो नाथ योगी उनसे लड़ते लड़ते थक जाते थे। उन्हें ठीक से भोजन बनाने और खाने का भी समय नहीं मिलता था, जिससे उनका स्वास्थ्य वो बिगड़ने लगा था। तब बाबा गोरखनाथ ने एक बहुत ही सरल और पौष्टिक उपाय निकाला। उन्होंने दाल, चावल और सब्जियों को एक साथ एक ही बर्तन में पकाने की सलाह दी। यानी खिचड़ी? बिल्कुल, ये एक ऐसा भोजन था जो जल्दी बन जाता था, सुपाच्य था और शरीर को तुरंत ऊर्जा और पोषण देता था। इसने योगियों की बहुत मदद की। तभी से मकर संक्रांति के दिन गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी बनाने और भोग लगाने की परंपरा शुरू हुई। अच्छा, तो आज भी गोरखपुर में इस दिन बहुत बड़ा मेला लगता है और बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी का भोग चढ़ाया जाता है? जी बिल्कुल। वाह! तो इसका एक ऐतिहासिक और व्यवहारिक कारण है। लेकिन स्रोतों में
एक पौराणिक कहानी का भी जिक्र है जिसका संबंध सूर्य और शनिदेव से है। हाँ, और वो कहानी इस त्योहार के ज्योतिषीय महत्व को उजागर करती है। मकर संक्रांति वो दिन है जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने उनके घर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। पिता पुत्र का मिलन। जी, ज्योतिष में सूर्य और शनि के संबंध को थोड़ा तनावपूर्ण माना जाता है, लेकिन यह दिन उस मिलन का है और माना जाता है कि शनि देव को खिचड़ी, खासकर काली उड़द दाल की खिचड़ी बहुत प्रिय है। इसलिए इस दिन खिचड़ी बनाकर सूर्य और शनि दोनों को प्रसन्न किया जाता है। ये तो कमाल है, यानी एक ही पकवान इतिहास से भी जुड़ा है और ग्रहों की चाल से भी। पर स्रोतों में एक बात पढ़कर तो मैं सच में हैरान रह गया कि खिचड़ी सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि एक ज्योतिषीय नुस्खा है। ये कैसे काम करता है? ये इस त्योहार का सबसे गहरा पहलू है। खिचड़ी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज का संबंध किसी ना किसी ग्रह से है। जैसे खिचड़ी का मुख्य हिस्सा चावल, उसका संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से माना गया है, जो मन और भौतिक सुखों का प्रतीक हैं। और काली उड़द की दाल जिसका आपने जिक्र किया, वो शनि से जुड़ी है। सिर्फ शनि ही नहीं, काली दाल का संबंध शनि, राहु और केतु इन तीनों छाया ग्रहों से है, अच्छा, जो जीवन में कर्म, बाधाओं और वैराग्य को दर्शाते हैं। खिचड़ी में डाली जाने वाली हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है, जो ज्ञान और सौभाग्य के कारक हैं। और हरी सब्जियां? हरी सब्जियां बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो बुद्धि और संचार का प्रतीक है। ओके, तो ये हुए चंद्रमा, शुक्र, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, बुध, 7 ग्रह तो हो गए। सूर्य और मंगल कहाँ हैं? वो खिचड़ी को पकाने की प्रक्रिया में शामिल हैं। कैसे? जब खिचड़ी आग पर पकती है तो उससे जो गर्मी या ऊर्जा निकलती है, उसका संबंध सूर्य यानी आत्मा और मंगल यानी ऊर्जा और पराक्रम से होता है। मतलब एक कटोरी खिचड़ी और उसमें पूरे 9 ग्रहों का संतुलन? ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि अपने ग्रहों को शांत और संतुलित करने का एक उपाय भी है। बिल्कुल सही। इसीलिए इस दिन खिचड़ी खाने और दान करने पर इतना जोर दिया जाता है। और अगर हम ज्योतिष से हटकर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो आयुर्वेद के अनुसार भी ये एकदम सटीक भोजन है। बदलते मौसम में? हाँ, बदलते मौसम में जब पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर होती है, तब दाल चावल का ये मिश्रण सुपाच्य होता है, शरीर को गर्म रखता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। तो ये आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों तरह का इलाज है। तो हम एक कैलेंडर की उलझन से शुरू हुए और एक साधारण सी दिखने वाली खिचड़ी की इतनी गहरी परतों तक पहुंच गए। लेकिन अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं। ये सारे रीति रिवाज, ये खान पान, ये सब एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना की वजह से हो रहे हैं। स्रोतों में उत्तरायण शब्द का बार बार जिक्र आया है। ये उत्तरायण आखिर है क्या? मकर संक्रांति मूल रूप से एक सौर त्योहार है जो सूर्य की गति पर आधारित है। ज्यादातर हिंदू त्योहार तो चंद्र कैलेंडर के हिसाब से होते हैं। जी, लेकिन ये सूर्य पर केंद्रित है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यहीं से उत्तरायण की शुरुआत होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सूर्य की उत्तर दिशा की ओर यात्रा। और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? इसे अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस दिन से दिन धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। यह समय सकारात्मक ऊर्जा, नई चेतना और आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसीलिए तो महाभारत में भीष्म पितामह ने प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी। जी बिल्कुल। उनका मानना था कि इस पवित्र काल में शरीर छोड़ने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जानते हैं, एक स्रोत में एक उपमा दी गई थी जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। बताइए। उसमें लिखा था कि ये सूर्य का अग्नि तत्व की राशि यानी धनु से निकलकर पृथ्वी तत्व की राशि मकर में प्रवेश है। इसे प्रेरणाहरे कर्म की ओर एक यात्रा बताया गया है। बहुत सुंदर बात है ये, और एकदम सटीक है। धनु राशि, जिसका स्वामी बृहस्पति है, वो बड़े विचारों, ज्ञान और प्रेरणा की राशि है। लेकिन मकर, जिसका स्वामी शनि है, वो अनुशासन, मेहनत, संरचना और जमीन पर उतरकर काम करने की राशि है। तो सूर्य का ये गोचर एक तरह का खगोलीय संकेत है कि अब सिर्फ सपने देखने का नहीं, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करने का समय आ गया है।
और ये हमें फिर से सूर्य शनि के पिता पुत्र वाले रिश्ते पर ले आता है। सूर्य जो हमारी आत्मा और हमारे अहंकार का प्रतीक है, वो शनि के घर में जा रहा है, जो अनुशासन और कर्म का स्वामी है। ये तो सुनने में एक शक्तिशाली अनुभव लगता है। ये अहंकार पर अनुशासन की विजय का समय है। ये हमें सिखाता है कि असली अधिकार और सफलता विनम्रता और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने से ही मिलती है। ये हमें बताता है कि हमारी आत्मा का प्रकाश यानी सूर्य तभी सही मायने में चमक सकता है जब वो कर्म और अनुशासन यानी शनि के ढांचे में ढल जाए। ये सब बहुत गहरा है। तो अगर कोई इस शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ना चाहता है, तो ये जो हमारी आम परंपराएं हैं, जैसे सूर्य को जल चढ़ाना, तिल गुड़ बांटना या पतंग उड़ाना, इनका इस बड़ी तस्वीर से क्या संबंध है? हर एक परंपरा एक गहरा सांकेतिक इशारा है। सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य देना यानी जल चढ़ाना। ये जीवन देने वाले सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास और आत्मा का कारक माना गया है, तो ये क्रिया हमारे आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाती है। और तिलगुड़ का क्या महत्व है? ये तो हर घर में बनता और बांटा जाता है। क्या ये सिर्फ एक मीठा व्यंजन है? नहीं, इसका भी गहरा प्रतीकवाद है। तिल, विशेषकर काले तिल, का संबंध शनि ग्रह से है। ये हमारे अंदर की अशुद्धियों, नकारात्मकता और पिछले कर्मों को दूर करने का प्रतीक है। वहीं गुड़ मिठास और रिश्तों में गर्मजोशी लाता है, जिसका संबंध सूर्य के गुणों से है। तो जब हम तिल और गुड़ को मिलाते और बांटते हैं, तो हम प्रतीकात्मक रूप से जीवन की कड़वाहट और मिठास यानी शनि और सूर्य के गुणों में संतुलन स्थापित कर रहे होते हैं। और पवित्र नदियों में स्नान करने की जो परंपरा है, वो तन और मन दोनों की शुद्धि का प्रतीक है। माना जाता है कि उत्तरायण के इस पुण्य काल में नदियों का जल दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। ऐसे में उसमें डुबकी लगाना सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं, बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक रीसेटिंग है, जो हमें नकारात्मकता से मुक्त करके एक नई शुरुआत करने की ऊर्जा देती है। बिल्कुल। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, पतंग उड़ाना। ये तो हमेशा से इस त्योहार का सबसे खुशनुमा पहलू लगता है। लगता तो है, लेकिन स्रोतों के अनुसार इस खुशी के पीछे भी एक बहुत सुंदर दर्शन छिपा है। पतंग हमारी आत्मा या हमारी आकांक्षाओं का प्रतीक है, और धागा वो जरिया है जिससे हम जुड़े हैं। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हम अपनी आकांक्षाओं को दिव्यता की ओर, आसमान की ओर ऊपर उठने देते हैं। मुझे ये विचार बहुत पसंद आया। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये अपनी उम्मीदों को आसमान की ओर भेजने जैसा है। ये हमें सिखाता है कि सही हवा यानी अवसर और संतुलन के साथ हम अपनी सीमाओं से कितना ऊपर उठ सकते हैं। ये तो एक तरह का ध्यान है। बिल्कुल, ये आत्मा की स्वतंत्रता का उत्सव है। जैसे पतंग बिना किसी पंख के हवा के सहारे आसमान छू लेती है, वैसे ही ये हमें अपनी सीमाओं से परे जाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। तो आज की हमारी इस बातचीत से कई परतें खुली। हमने 2026 की एक व्यावहारिक दुविधा से शुरुआत की और देखा कि कैसे हमारी परंपराएं जरूरत के हिसाब से ढल सकती हैं। खिचड़ी के नियम में एक छोटा सा बदलाव करके संक्रांति और एकादशी दोनों का सम्मान किया जा सकता है। फिर हमने देखा कि खिचड़ी सिर्फ एक पकवान नहीं, बल्कि अपने आप में इतिहास, पौराणिकता, ज्योतिष और स्वास्थ्य का एक पूरा शास्त्र है। वो नवग्रहों को संतुलित करने वाला एक शक्तिशाली प्रतीक है। और शायद सबसे जरूरी बात, हमने ये समझा कि मकर संक्रांति असल में सूर्य की एक नई यात्रा का उत्सव है। ये एक खगोलीय घटना है जो हमें प्रेरणा से कर्म की ओर, बड़े सपनों से जमीनी हकीकत की ओर और अहंकार से अनुशासन की ओर ले जाने का संदेश देती है। ये व्यक्तिगत नवीकरण और आध्यात्मिक विकास का एक बेहतरीन मौका है। स्रोतों में सूर्य का शनि के घर में प्रवेश पिता पुत्र के मिलन के रूप में दर्शाया गया है। एक ऐसा मिलन जो अधिकार को जिम्मेदारी के साथ और आत्मा को कर्म के साथ संतुलित करता है। तो अगर सूर्य हमारे भीतर की रोशनी है और शनि हमें जीवन का पाठ पढ़ाने वाला शिक्षक है, तो ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर हम सब विचार कर सकते हैं। हम अपने जीवन में ऐसा कौन सा एक डिसिप्लिन या संरचना ला सकते हैं जिससे अगले 6 महीनों के उत्तरायण काल में हमारे भीतर का ये प्रकाश और भी स्थिर और उज्जवल रूप से चमक